कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं है। नमस्कार, आदाब। मैं हुसैन रिजवी। आज हम दिल्ली की जामा मस्जिद में मौजूद हैं, वो जगह जहां से कभी मौलाना आज़ाद ने मुसलमानों से खिताब किया और कहा कि अहद करो, ये मुल्क हमारा है और हमारी आवाज़ के बगैर इस मुल्क के बुनियादी फैसले अधूरे ही रहेंगे। और आज 75 वर्षों के बाद दिल्ली ने एक फैसला किया है। तो अब सवाल ये है कि दिल्ली में मुसलमानों की आवाज़ कहाँ है, दिल्ली में मुसलमानों की आवाज़ कितनी सुनी गई और दिल्ली चुनाव के नतीजे मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं और दिल्ली की सियासत में मुसलमानों की हिस्सेदारी कितनी है और कहां है। इन्हीं तमाम सुलगते सवालों के आज हम जवाब तलाशेंगे कुछ बहुत ही खास मेहमानों के साथ। तो सबसे पहले आपकी मुलाकात अपने मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अहमद जावेद साहब, आप स्वागत कीजिए उनका। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं तस्लीम अहमद रहमानी साहब, आप MPCI के प्रेसिडेंट हैं। प्रोफेसर बसीर अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना आपने हिंदुस्तान में की। खलील अहमद साहब हमारे साथ हैं, आप भी एक एजुकेशनिस्ट हैं। तो सबसे पहले हम खलील साहब से ही बातचीत की शुरुआत करते हैं। खलील साहब, दिल्ली में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। 70 में 4 मुस्लिम उम्मीदवार जीते जो विधानसभा पहुंचे हैं। अभी के वक्त में आप मुसलमानों की सियासत को कहां देख रहे हैं? देखिए, मुसलमानों की सियासत जहाँ है वहीं है। पहले 5 थे, अब 4 रह घट गए, तो एक घट गया। क्रॉस वोटिंग में घटे, कैसे भी घटे, और लोग सबको हक है इलेक्शन लड़ने का। इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इलेक्शन लड़ा, AIM ने, मुझे ऐतराज़ नहीं है। लोगों को, बहुत लोगों को ऐतराज़ है कि उन्होंने वोट काटे, उनको भी हक हासिल है इलेक्शन लड़ने का। 2 सीटें लड़े, सारी लड़ते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले 70 सालों से लेके अब तक क्या फ़र्क पड़ा था जो अब फ़र्क पड़ेगा? मुसलमान सिर्फ अपने बलबूते पर ज़िंदा है। आप सोचे हुकूमतें हमें कुछ फ़ायदा देंगी, तो ना तो पहले फ़ायदे मिले, ना अब मिलने की उम्मीद है, और अब तो और ज़्यादा मुश्किल हो गई है। तो लिहाजा हमें कोई एक्सपेक्टेशन हुकूमत से नहीं है। पहले थी कुछ थोड़ी बहुत, क्योंकि मुल्क आज़ाद हुआ था। अबुल कलाम आज़ाद साहब ने जैसे जिक्र किया आपने कि यहाँ से जो है तकरीरें की, एक पैगाम दिया, रोका, लोगों का भरोसा जताया। कोशिश की। जो लोग मेवात से जा रहे थे वहाँ जाके गांधी जी के साथ जाके रोका। यहाँ से कहा कि मस्जिदें आपको पुकार रही हैं, ये कब्रिस्तान आपको पुकार रहे हैं, ताजमहल, लाल किला आपको पुकार रहा है। ये तमाम चीज़ें थीं। उससे जो है मुतासिर होकर लोग यहाँ रुक गए। तो उन्होंने सोचा कि हमारा मुस्तकबिल यहाँ बेहतर होगा। कुछ लोग रुके, कुछ लोग खुद रुके, उन्हें हिंदुस्तान से प्यार था। ज़रूरी नहीं है कि सब जो आज़ाद साहब के कहने से रुक गए। जो एक रेवड़ जा रहा था वो रेवड़ रुक गया जब उन्हें एक एश्योरेंस मिली कि ये हुकूमत से मुताल्लिक़ लोग हैं, सियासतदान हैं, आज़ादी की लड़ाई में इनका पूरा हिस्सा है, मुसलमानों के नुमाइंदा हैं। तो उस बुनियाद पर तो वो रुक गए। लेकिन आपको आज के वक्त में हुकूमत से उतनी उम्मीद नहीं है, आप ये क्यों कह रहे हैं? देखिए, हुकूमत से उम्मीद नहीं है। हुकूमत का जो मिजाज है वो बिल्कुल अलग किस्म का है। अगर मैं साफ तौर पर ये कहूँ कि हुकूमत कम्युनल है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं साफ कह रहा हूँ, हुकूमत सिर्फ वन साइडेड देखती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। ये नारे तो हैं, लेकिन इससे मुझे पिछले 11-12 साल में कोई भी एक फ़ायदा नज़र नहीं आया। मुसलमानों का फ़ायदा क्या हुआ कि 3 तलाक, किसको फ़ायदा हुआ? भारतीय जनता पार्टी को। नहीं तो अंदर एक कमी थी, एक बुराई थी, उसको दूर करने की ज़रूरत थी। बुराई की ज़रूरत थी नहीं, फ़ायदा किसको हुआ? आपने बुराई दूर कर दी, ये बुराई थी क्या? पहले तो सवाल ये बुराई थी। क्यों तलाक हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे? कुछ नहीं होते थे, आज भी नहीं होते, पहले भी नहीं हो रहे थे। बहुत सारे रिकॉर्ड चीजें मौजूद हैं। इतनी बड़ी आबादी है, तलाक तो हमारे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बहुत माइनर सा मामला था। तलाक हमारे मजहब का हिस्सा है। हमारे यहाँ जो है शादी जो है निकाह एग्रीमेंट है। तलाक हमारे, वरना जिंदगी उजीरन हो जाए। आदमी जो है दो का अगर आपस में गुजारा नहीं होता तो तलाकों के अलग हो जाए। उसका एक सिस्टम इस्लाम में है। उस सिस्टम के तहत वो तलाक दी जाती है। बस सिर्फ बहस ये थी कि 3 तलाक एक टाइम में,
या एक तलाक एक टाइम में, इतनी मामूली सी बात थी। क्योंकि एक सेगमेंट ये कहता था कि भाई सारी 100 बार भी कहो तो एक मानी जाएगी, तो और बाकी ज़्यादातर लोग ये कहते थे 3 तलाक एक बार। कुल मिलाकर हुकूमत की जानिब थोड़ी मायूसी है आपको। बसीर साहब, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटें, 12% के आसपास मुसलमान, कितनी सीटें कम से कम दिल्ली में मुसलमानों को मिलनी चाहिए? देखिए, ये तो आज़ादी के बाद से आज तक कभी मुसलमानों को उनकी तादाद के एतबार से पार्लियामेंट में, असेंबली में कहीं लेकिन आज तक पिछले नहीं वक्त मिला। में हमने ये नारा सुना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अच्छा, ये नारा जो है ये दूसरे लोगों ने लगाया, मुसलमानों ने नहीं लगाया। हाँ। मैं सबसे पहले तो इंडिया टीवी को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने ये जाम मस्जिद की मीनार के पीछे आपने किया। जैसा आपने कहा कि मौलाना आज़ाद ने यहाँ आज़ादी के बाद जैसे ही मुल्क आज़ाद हुआ और लोगों को वोटिंग राइट मिला, उस वक्त उन्होंने यहाँ सिर्फ यही नहीं कहा कि आप लोग जाइए नहीं, बल्कि ये कहा था आपकी मस्जिदें महफूज रहेंगी। उनका रामगढ़ का खुतबा देख लीजिए, आपकी शरीयत महफूज रहेगी, आपकी कांग्रेस की हुकूमत में आपकी मस्जिदें महफूज रहेंगी, आपके तालीमी इदारे महफूज रहेंगे, ये सब कुछ आपकी ज़ुबान महफूज रहेगी, सब उन्होंने कहा। अब उन्होंने जब यहाँ रोक लिया था, तो मैं आपसे एक बात कह, आज जिस सिचुएशन में हम हैं उसकी जिम्मेदारी क्या है? वहाँ तक तो ठीक था कि उन्होंने कहा कि ना जाइए, लेकिन उन्होंने दूसरा काम ये किया कि लखनऊ के अंदर कॉन्फ्रेंस करके ये कहा, जब मुल्क आज़ाद हुआ और वोट की ताकत हमारे हाथ में आई और सियासी जमातों की ताकत हाथ में आई, उस वक्त उन्होंने ये कहा कि अब मुसलमानों को अपनी सियासी जमात की ज़रूरत नहीं है। और चुनाचे मौलाना आज़ाद के कहने से लखनऊ कॉन्फ्रेंस के अंदर मुसलमानों ने अपनी सियासी जमात ख़त्म कर दी। एन उसी वक्त मद्रास के अंदर मोहम्मद इस्माइल साहब, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे और जिनके दस्तखत हैं हिंदुस्तान के दस्तूर पे, उन्होंने वहाँ मद्रास में बैठ के फैसला किया कि अपनी सियासी जमात ख़त्म नहीं करेंगे। नतीजा क्या हुआ कि आज आप देख लीजिए, केरला देख लीजिए और आप मद्रास देख लीजिए, साउथ इंडिया को देख लीजिए, आज वहाँ वो गवर्नमेंट के अंदर है, वहाँ उनकी माशी हालत अच्छी है, वहाँ उन पर जुल्म नहीं हो रहा है। तो अपनी सियासी जमात ख़त्म करके हमने यहाँ देखा और वहाँ सियासी जमात उन्होंने, आप देखिए तो आपने तो नॉर्थ इंडिया में शुरू की थी, इंडियन मतलब यूनियन मुस्लिम हमने लीग। शुरू की थी, जैसे आप कह रहे हैं, और इतनी ज़बरदस्त हुई थी कि ये जामा मस्जिद गवाह है कि यहाँ पे जो मुस्लिम लीग के कितने जलसे हुआ करते थे, और उस वक्त यहाँ पे ये सूरत हाल, यहाँ से दिल्ली से MLA जीता था हमारा। तो आप पर भरोसा लोग नहीं कर पाए? नहीं, लोगों ने भरोसा किया। अब वो पिछली कहानियाँ हैं। नहीं तो ओवैसी साहब भी तो हैं और पार्लियामेंट में बड़ी मजबूती से बात भी रखते हैं, उन पर आवाम भरोसा क्यों नहीं कर पा रही? क्यों नहीं करते? ओवैसी को बाकायदा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। हम अभी मेरे पास इंडियन एक्सप्रेस आता है, इंडियन एक्सप्रेस में मैं परसों देख रहा था कि ET बशीर साहब की तकरीर बहुत लंबी थी। पार्लियामेंट में बोले, उनके 5 मेंबर हैं पार्लियामेंट के अंदर, 3 लोकसभा में हैं, 2 राज्यसभा में, बोलते हैं वो लोग, लेकिन दिखाया नहीं जाता। और ओवैसी साहब अकेले हैं, ओवैसी साहब अकेले हैं। तो मतलब ये आप कह रहे हैं कि हुकूमत उनको चमका रही है? हुकूमत उनको चमका रही है, उनको फ्रेम में लाती है, लाइमलाइट में आती है। मैं ये नहीं कहता कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं, लेकिन एक बात जरूर है, बीजेपी ने उन्हें खुली छूट दे रखी है। ना ED जाएगी उनके पास, ना CBI जाएगी उनके पास, ना इनकम टैक्स जाएगा। उनका मेडिकल कॉलेज भी है, उनके हॉस्पिटल भी हैं, कई हज़ार करोड़ के आदमी हैं, 500 करोड़ रुपए का उनका मकान है, लेकिन अब वो चाहे ना मिले हुए हों। एक शीश महल उनके पास भी आप कह रहे हैं? उनका अपना जाती मकान। अच्छा, तो जाके मालूम कर लीजिए किसी से। असल बात क्या है कि वो चाहे ना मिले हुए हों, लेकिन बीजेपी जो है, वो जो अंदाज है उनका बोलने का, किसी के बाप से नहीं डरते और क्या कहते हैं हमारी जूती के नोक से है, ये जो अंदाज है, ये मुसलमान को मतलब पसंद आता है। नहीं, समझदार लोगों की तो समझ में नहीं आता। अच्छा, समझदार लोगों की समझ में नहीं आता, नतीजा लेकिन कुछ लोगों को समझ में आता है। 1 मिनट में आता हूँ। रहमानी साहब, देखिए बड़ी मुश्किल मुसलमानों के लिए ये है कि एक शख्स ओवैसी बोलते हुए नजर आते हैं सारे मुद्दों पर, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, लेकिन ओवैसी जब रैलियों में होते हैं तो बताते हैं बीजेपी और आम आदमी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अब बसीर साहब बता रहे हैं कि शायद बीजेपी और ओवैसी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सच्चाई क्या है? मुसलमानों में बड़ा कन्फ्यूजन इस चीज़ को लेकर है। नहीं, मुसलमानों में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, हरगिज भी नहीं है और कभी नहीं रहा। अच्छा, आपने मौलाना आज़ाद से 35,000 करीब वोट हासिल किए शिफा ने। जीते नहीं ना। हाँ। जीते नहीं ना। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स देता हूँ। देखिए कि मौलाना आज़ाद ने जब कहा, तब से लेकर आज तक, मैं एक बात पूरे यकीन दावे से कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ कि पैन इंडिया लेवल पर एज ए कम्युनिटी मुसलमानों से ज्यादा बड़ा टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सेकुलर वोट कोई नहीं है, कोई नहीं है। और इसलिए सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज ने पिछले 40 साल हमको ये कह के धोखा दिया कि बीजेपी को हराने के लिए हमें जिताने के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन और सेकुलरिज्म के नाम पर हमको वोट दिए, और मुसलमानों ने दिए।
आपने बशीर साहब से अभी सवाल किया, बशीर साहब ने नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम लीग की शुरुआत की, हम इनके पुराने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की, और हम इनके पुराने फॉलोवर्स में हैं, इनसे सीखी हमने राजनीति सीखी है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए क्या नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम लीग कामयाब हुई? नहीं हुई। साउथ केरल के अलावा, केरल तमिलनाडु के अलावा आज तक मुस्लिम लीग कामयाब नहीं हुई। सेकुलर वोट नहीं, इसकी वजह क्या रही ये भी जरा बताइए। सेकुलरिज्म, मुसलमानों ने सेकुलरिज्म को अपनाया, इसलिए उन्होंने, तो मतलब साउथ के लोग सेकुलर नहीं है? नहीं, वो भी हैं, केरल के अलावा कहाँ है अभी। और इसके अलावा आप ये देखिए कि सेकुलरिज्म के नाम पर अपनी डेवलपमेंट की, अपनी आइडेंटिटी की हर चीज की कुर्बानी मुसलमान देता रहा है। और जहाँ तक उसके डेमोक्रेटिक होने का ताल्लुक है, तो उसने ये इलाका जहाँ आप बैठे, मेरी पैदाइश है इसी इलाके की, पैदा हुआ हूँ यहीं, पढ़ा लिखा है यहीं, जिंदगी गुजारी है। राइट फ्रॉम मौलाना इमदाद साबरी डिप्टी मेयर थे जनसंघ के टिकट पर, और उसके बाद खुर्शीदा किदवाई जनसंघ के टिकट पे, अनवर अली देहलवी जनसंघ के टिकट पे, और अकरम कादरी जनसंघ के टिकट पे, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे, और सिकंदर बख्त जनसंघ से वाइस प्रेसिडेंट थे जनसंघ के, फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हुए, लोकसभा जीते यहीं से। तो क्या मुसलमानों ने वोट नहीं किया था? तो हम सेकुलरिस्ट भी हैं, डेमोक्रेटिक भी हैं, इसलिए हमने मुस्लिम रिलीजन बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज को कभी हिंदुस्तान में, तो पहले की बीजेपी जब सिकंदर बख्त थे और आज की बीजेपी में क्या बहुत मोदी और वाजपेयी का फर्क है? अच्छा, वाजपेयी साहब एक सोशलिस्ट भारतीय जनता पार्टी वाले आदमी थे, और मोदी जी हिंदुत्ववादी भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं। तो ये हिंदुत्व और सेकुलर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के बीच एक बहुत बड़ा फर्क है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी में, जिसमें आप बहाना बनाते हैं कि हम तो हमको वोट नहीं देते, इसलिए हम जो है वो इनको टिकट नहीं देते। मैं दावे से कहता हूँ, पूरे यकीन से कहता हूँ, आज तो सब कुछ डिजिटलाइज्ड है। आप फॉर्म नंबर 20 उठा के देखिए, 1952 के पहले इलेक्शन से आज तक तमाम 18-19 लोकसभा इलेक्शंस, तमाम असेंबली इलेक्शंस, अगर आपको 3% से कम मुस्लिम वोट मिल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हर इलेक्शन में तब से लेके आज तक मुसलमान वोट का, और अब तो दिल्ली में तकरीबन 10% बीजेपी को वोट गया है, मुसलमानों का वोट है। कुदरकी देखिए आप, कुदरकी क्या मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, और कुदरकी का नतीजा क्या है कि आपने संभल को बर्बाद कर दिया। आपने पहले बाबरी मस्जिद को, सिर्फ एक मस्जिद, एक रिलीजियस बिल्डिंग थी, उसको बर्बाद करके आपने वहाँ पे मंदिर कायम कर दिया। आज आप पूरे के पूरे एक मुस्लिम सिटी को, पूरे शहर को आप उसकी डेमोग्राफी बदल देना चाहते हैं। किस बुनियाद पर, क्यों बदलना चाहते हैं? क्या मुसलमानों को आप जैसे लोग, ऑर्गेनाइजेशंस, ये तमाम फोर्सेस क्या कर रही हैं? हुकूमत तक अपनी बातें पहुंचाते हैं? यही कर रहे हैं जो अभी आपसे कह रहे हैं। आपकी जो आवाज है, आपके चैनल की आवाज, क्या हुकूमत नहीं सुनती? मोदी जी तो इस चैनल को बहुत पसंद करते हैं। सारे के सारे बीजेपी के बड़े लीडर आपकी अदालत में आके वहां बैठते हैं, क्या आप वो सुनते नहीं है? क्या ये आवाज नहीं है? क्या ये उनके कानों में नहीं जाती? लेकिन वो इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। हम डेवलपमेंट चाहते हैं, हम इस मुल्क में बाइज्जत, बावकार, सेकुलर डेमोक्रेटिक तरीके से जीते आए हैं, हमेशा 1000 साल की तारीख में जीते आए हैं। और सेकुलर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नाफिज होने के बाद जितना कॉन्स्टिट्यूशन को बहैसियत कम्युनिटी हमने फॉलो किया, मैं चैलेंज से कहता हूँ कोई दूसरी कम्युनिटी ये दावा नहीं कर सकती जो हम कर सकते हैं। खैर, सभी कोशिश कर रहे हैं फॉलो करने की। अहमद जावेद साहब, ज़रा अब आप ये समझाइए कि इस बार के चुनाव में आपने क्या देखा? मुसलमान किस तरह से, मुसलमानों ने फैसला किया कि उनका जो मतलब एक सीट उनकी घट भी गई, और क्या वो कंफ्यूज रहा आम आदमी पार्टी के साथ जाए, कांग्रेस के साथ जाए, किधर जाए? इस बार के इलेक्शन में भी मुसलमानों के का वोट ट्रेंड वही रहा है जो हमेशा से रहा है। यहाँ बहुत सामने का टक्कर था, पोलराइज हो गया था। तो उस पोलराइजेशन में मुसलमानों ने जहाँ जैसा फैसला करना था, और मुसलमानों का वोट जैसे आम हिंदुओं का और लोगों का वोट जिस तरह से बंटता है, उसी तरह से मुसलमानों का वोट भी बटा है। 40,000 के आसपास वोट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिला और दूसरे लोगों को। असल सवाल ये नहीं है कि किसको कितना वोट मिला या वोट ट्रेंड क्या था। असल सवाल ये है कि हमारा देश लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में ये भरोसा उठ जाना कि हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, या ये भरोसा उठ जाना कि एक पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो वो हमारे लिए
ठीक नहीं करेगी, हमारे साथ इंसाफ नहीं करेगी। इस तरह के हालात कैसे और क्यों कर बन गए? ये लगातार लोग वोट हासिल करने के लिए, पोलराइज करने के लिए सेंटिमेंटल मुद्दे, भावनात्मक मुद्दे उठाते हैं और पब्लिक को कंफ्यूज करते हैं कि वो किसी ख़ास समुदाय या किसी ख़ास मज़हब के दोस्त हैं या दुश्मन हैं। तो ये ट्रेंड कोई नया नहीं है, लेकिन इसमें लगातार इसको घटना चाहिए था, लेकिन ये लगातार बढ़ता गया है। ये रुझान राजनीति का लगातार बढ़ता गया है। जिनकी बात लोग सुनते हैं, जो मुसलमानों में बाअसर शख्सियत हैं, वो लोग ऐसी क्या कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमान एक सही कदम भी उठा सके, सही फैसला भी कर सके और हुकूमत के साथ जो उसका रिश्ता है, इन जनरल ये माना जाता है कि माइनॉरिटी जो है वो हुकूमत के साथ मिल करके शाना बशाना आगे चलती है, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग सिचुएशन दिखाई देती है। लोकतंत्र और कोई भी समाज या सरकार, कोई देश या समाज, दोनों वो देश और समाज महज़ब और सभ्य माना जाता है और उसकी सभ्यता की डिग्री और उसके सभ्यता का वो पैमाना ये होता है कि वहाँ की माइनॉरिटी के साथ लोगों का और सरकार का सलूक कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। तो अभी कैसा सलूक देख रहे हैं आप माइनॉरिटी के साथ? ये अब जैसे सलूक तो कोई ज़्यादा नहीं, एवरेज है, जो जैसे पहले था वैसे, लेकिन मैसेज इसका पूरी दुनिया में बहुत गलत जा रहा है। माजी में भी मुसलमानों के साथ भारत में तकसीम के बाद से लेकर 70 साल से ज़्यादतियाँ हुई हैं, हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिक मुद्दे आते रहे हैं, इलेक्शन को भी अफेक्ट करते रहे हैं, मस्जिदें तोड़ी गई हैं, दंगे हुए हैं, ये पहले भी हुए हैं, अब भी हो रहे हैं, लेकिन मैसेज जितने बड़े पैमाने पर जा रहा है, भारत का चेहरा जितने और उसकी छवि जितने बड़े पैमाने पर अब ख़राब हो रही है, ऐसा पहले नहीं था। और ये चिंता का विषय है और ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आज हम दिल्ली की जामा मस्जिद में हैं। ये पुरानी दिल्ली चांदनी चौक लोकसभा सीट का इलाका है और यहाँ से 2 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीती हैं और ये दोनों कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के हैं। मटिया महल से आले मोहम्मद इकबाल और बल्ली मारान से इमरान हुसैन ने जीत हासिल की है। लेकिन इन तमाम हालात में, और ये वो इलाका है जहाँ पर आपको बड़ी खूबसूरती देखने को मिलेगी, जहाँ बाज़ार सीताराम है तो कूचे चालान, तिराहा बहरम खां, और मतलब हिंदू मुस्लिम आबादी लंबे वक्त से इस इलाके में एक साथ रहती है। ये बड़ी खूबसूरत आबादी यहाँ की, आप इसे इस माने में कह सकते हैं। खलील साहब, एक चीज़ और समझाइए, मुसलमान बीजेपी से दूर रहता है, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करता, ये तमाम सारी बातों के बाद इस बार एक चीज़ हमने ये देखी, साजिद रशीदी साहब हैं, उन्होंने वोट किया और उसके बाद एक वीडियो बाकायदा बनाया और उस वीडियो को रिलीज़ करके उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं अभी वोट करके आया हूँ और मैंने बीजेपी को वोट किया और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम रहता है कि वो बीजेपी को वोट नहीं करते और इसलिए बीजेपी हमारे लिए कुछ नहीं करती या नहीं करना चाहती। ये करने की ज़रूरत उनको क्यों पड़ी? ये साजिद रशीदी साहब का बड़ा खूबसूरत नाम लिया आपने। वो तो वैसे ही जो है वो हमारे मुखालिफ ही हैं। जब पूरी कौम ये कहती है कि आप मतलब मुसलमानों के, अच्छा, जब पूरी कौम ये कहती है भैया आप खामोश रहो, आप बोलो मत, वो जाके वहाँ बोलते हैं और लोग उनके मुखालिफ ही हैं। तो जो आप अभी सवाल कर रहे थे कि बीजेपी के ये एजेंट हैं असदुद्दीन अवैसी या और दूसरे लोग जो वोट काट रहे थे, तो मैं इनको एजेंट मानता हूँ। अच्छा, ये बीजेपी को ही वोट देंगे और बीजेपी को वोट नहीं भी देंगे तब भी इनका वोट बीजेपी को ही है। साजिद रशीदी साहब की तो बात मत कीजिए आप, और किसी की बात करना चाहें तो कीजिए। तो चलिए, अगर ये जिनको आप एजेंट कहना चाह रहे हैं उन्होंने सिर्फ 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार क्यों उतारे? और सीटों पर उतार सकते थे। हो सकता है जैसे मुस्तफाबाद में कुछ कमाल हो गया, जी, वैसा कमाल और सीटों पर हो जाता। देखिए, ये सियासत है। जब दिल्ली में इलेक्शन शुरू हुआ तो आचार संहिता लगती है। जब आचार संहिता लगती है तो भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के झंडे या और किसी और पार्टी के झंडे नहीं लगते। लेकिन सियासत इतनी शानदार तरीके से इस्तेमाल की गई कि यहाँ जय श्री राम के झंडे लगा दिए गए। आप उसको क्या कहेंगे? उस पर सिंबल नहीं है। नहीं तो बताओ, वो उसके लिए बताया ये गया कि एनिवर्सरी का मौका था इसलिए लगे। सर, वो एनिवर्सरी का आप भी समझते हो, मैं भी समझदार हूँ, हम बेवकूफ़ तो है नहीं, हम सब देख रहे हैं। जब ये जय श्री राम के या राम हिंदू सेंटिमेंट्स को उभारा गया, यस, वोट को कंसोलिडेट करने के लिए ये किया, उनके लिए भी एक फ़ायदा था। 2 लोग
जो थे जेल गए एनआरसी के मामले में, एक फसाद के मामले में, एक एनआरसी के मामले में। ये शिफा और ताहिर, शिफा और ताहिर ताहिर, तो ये दोनों सियासी तौर पर उनको सूट करते थे, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी को कोई नॉन मुस्लिम वोट नहीं देगा, ये बात उन्हें भी मालूम है। लिहाजा जो मुस्लिम बहुल्य एरिया है वहाँ से उनको वोट लेना था, उनके पास कार्ड कोई था नहीं, तो ये 2 कार्ड उनको मिले, उन्होंने ये दोनों कार्ड वहाँ पर खेल लिए, इसलिए उनको अच्छा खासा वोट मिला। और वो उनका राइट भी ये ले सकते। मतलब ये हुआ ना कि मुसलमानों के सेंटिमेंट्स ओवैसी के साथ जाके कनेक्ट हुए, जुड़े। बिल्कुल इसका मतलब हुआ जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे भाई। आप रोज हमें मारो, एक आदमी फाया लगाने वाला आता है तो जुड़ोगे तो सही। हम ऐसा तो है नहीं कि पीछे रहेंगे। और ये तो इंसान की अंदर की ये सब चीज़ें हैं कि जो भी आदमी उससे प्यार से बोलेगा उसकी जानिब जाएगा, चाहे पीछे से वो कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे मसाइल हैं, जैसे आपने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, आज जो हिंदुस्तान में हो रहा है, खास तौर से यूपी में जो कुछ हो रहा है और जगहों पे जो हो रहा है, हमारा मसला खाली सियासी नहीं है। मुस्तफाबाद का नाम बदलने की बात हो रही है दिल्ली में, मुस्तफाबाद की नाम बदलने की बात हो रही है। दूसरी बात यह है कि हमारे ये बताइए कि हमारे कलेक्टर्स कितने हैं, पुलिस का जो तनख्वाह मिलती है उसमें हमारा भी टैक्स शामिल है, तो हमारा पुलिस के अंदर हमारे लोग नहीं। आप दफ्तरों में बिल्कुल साफ कर दिया गया है, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बराए नाम है बिल्कुल, जितनी उनकी हम सरकार में रिप्रेजेंटेशन नहीं लंबे वक्त से, सरकार में नहीं है, एक भी एमपी नहीं है, एक भी एमपी नहीं है, एक मिनिस्टर नहीं है ये। और हद ये हो गई है कि हज का मामला करने के लिए भी गैर मुस्लिम जाता है। और आप देखिए वक्फ के अंदर वो चाहते हैं कि उसके अंदर कलेक्टर का रोल होगा, अब वक्फ प्रॉपर्टी जो मुसलमानों की उस पर कब्जा करना चाहते हैं। जब आप ये सब हरकतें करोगे कि मुसलमानों के नाम बदलोगे, मुसलमानों को क्या कहते हैं डिमोलिशन हो रहा है, बराबर की कॉलोनी नॉन मुस्लिम की है उसे कुछ नहीं कह रहे, और बराबर की मुस्लिम कॉलोनी उसे डिमोलिश किया जा रहा है, मस्जिदें डिमोलिश की जा रही हैं, पर्सनल लॉ के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जा रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है, लोग कहते हैं मुसलमान पढ़ते नहीं है, क्या मुसलमान तो इतना मजबूत कलेजे वाला मुसलमान कैसे खामोश रह जा रहा है? देखिए खामोशी ने क़यादत, अगर मुसलमान क़यादत की कमी है, क़यादत की कमी है, मुसलमान जो है बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। जब तक देखिए मास मूवमेंट नहीं होगा मसला नहीं हल होगा। और जहाँ तक एक बात और कहना चाहता हूँ, जब तक सियासी जमात नहीं होगी कोई, तो आपका तो इतना तजुर्बा है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आपने नॉर्थ इंडिया बनाई, तो ये लीडरशिप कैसे पैदा होगी? मैं बताऊँ क्या होगा, जब तक पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे जो मामला को समझते हो और जो बिकने वाले ना हो। मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, आप लोगों से मालूम कर लीजिए। ये बड़ी बात कह दी है, जो बिकने वाला ना हो। ये मैं एक बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपसे। मुझे इंदिरा गांधी टिकट दे रही थी, मुझे क्या कहते हैं चौधरी चरण सिंह टिकट दे रहे थे, मुझे क्या कहते हैं फखरुद्दीन अली अहमद बुला के कह रहे थे। पुराने लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनिवर्सिटी वापस चला गया, वाइस चांसलर हो गया, प्रोफेसर हो गया, बिका नहीं। इस वक्त हम दिल्ली की जामा मस्जिद में हैं और ये शाही गेट कहलाता है, इसके ठीक सामने लाल किला है। शाहजहां ने जब शाहजहानाबाद बसाना शुरू किया तो सबसे पहले जब वो आगरा से दिल्ली आया करते थे, जामा मस्जिद तामीर होनी शुरू हुई तो एक महल यहाँ बनवाया जिसका नाम मिट्टी का शायद वो महल था, तो वो मटिया महल के नाम से फिर जाने लगा वो इलाका। और मटिया महल के कुछ लोग भी यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ हैं। मेरा नाम वसीउद्दीन है। वसी साहब क्या सवाल है आपका, बताइए। मेरा सवाल ये है, ये राजधानी का इलाका पुरानी दिल्ली, जो भी पार्टी आती है विकास का नारा देती है, क्यों पुरानी दिल्ली का विकास क्यों नहीं होता? और पुरानी दिल्ली का विकास कौन करेगा? कि भाई पुरानी दिल्ली विकास से महरूम क्यों है? तंग गलियाँ, तारों के जाल, और थोड़ा आगे फासले पर बढ़िए लाल किले के सामने जो चांदनी चौक का इलाका है वो अब जगमगा रहा है, चमचमा रहा है, लेकिन इधर के इलाके बड़े ख़राब हालत में हैं। उनकी हालत भी ऐसी ही थी। कोई 10 साल पहले केजरीवाल ने कुछ प्लान बनाया और उन्होंने आप पार्टी की हुकूमत ने चांदनी चौक को कुछ बेहतर किया, तो शायद और आगे भी वो करते, लेकिन अब तो उनकी हुकूमत नहीं रही और पिछले 5 साल से वो परेशान थे, उनको जेल में भेज दिया गया। उनके विकास के जो एजेंडे थे तो अपने किए की वजह से परेशान थे या परेशान किए जा रहे थे? किए की वजह से भी कुछ थे। गोयल ने किया था, आम आदमी पार्टी ने किया। कौन सा? चांदनी चौक वाला विकास भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और फिर वो मिनिस्टर भी थे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, उन्होंने विजय गोयल यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट थे, तो चांदनी चौक का पूरा इस रोड प्रोजेक्ट उनका है, डेवलपमेंट ये उनका प्रोजेक्ट है। फिर उन्होंने दिल्ली के यहाँ सकाफती प्रोग्राम भी उस जमाने में किए। केजरीवाल साहब ने यहाँ पर एक ईंट नहीं चलाई। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम सज्जाद है, मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर से हैं आप। देखिए जामा मस्जिद एक ऐसी जगह है
जहां पूरे हिंदुस्तान से लोग पहुंचते हैं और बड़े तादाद में सैलानी भी इस मस्जिद को देखने आते हैं, इस मस्जिद की खूबसूरती को निहारने आते हैं। मैं आज से तकरीबन 15 साल यहाँ पे आया हूँ। मैंने जैसा उस वक्त यहाँ देखा आज भी वैसा ही। 15 बरस पहले जिस साल में पाया वैसे ही साल वैसा में। ही ये अच्छा। ईंटें देखे, ये पत्थर देखे, आज से पहले 15 साल देखे, वैसे के वैसे ही। जहाँ भी मुसलमान है वहाँ डेवलपमेंट बिल्कुल है नहीं। इसका एक तारीखी पस मंजर है। मौलाना आज़ाद ने तो कह दिया जामा मस्जिद के मेंबर पे खड़े होके, लेकिन नेहरू जी ने क्या किया और पटेल साहब ने क्या किया, और उसके बाद यानी एक तरफ मुसलमान ने अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ पर खोल के यहाँ रहना पसंद किया, यहाँ की सेकुलर डेमोक्रेसी पे यकीन किया, लेकिन इस मुल्क की पूरी नॉन मुस्लिम पॉलिटिकल क़यादत ने और ब्यूरोक्रेसी ने मुसलमानों को हमेशा मशकूक समझा, और उसके लिए जॉर्ज फर्नांडीज़ ने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक जियो होम मिनिस्ट्री का पेश किया था, और ये 1971 में ये जियो आया कि मुसलमानों की वफादारियाँ मशकूक हैं, मौके की जगहों पे नौकरी ना दी जाए। और ये पूरा का पूरा माहौल उसी वक्त से, मैं इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार करार नहीं देता, इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है कि उसने बहैसियत कम्युनिटी मुसलमानों को मशकूक कौम बना के रखा, और फिसादात सबसे ज्यादा उनके जमाने में एक लेडी टीचर से मैं मिला, रहमानी साहब, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि ना हम बड़े ओहदों पे बैठे हैं, हमने गांधी को मारा, हमने क्या किया है जो हम मशकूक निगाहों से हम देखे जाते हैं। एक बहाना है कि एक गलत गैर तारीखी और गैर मुसद्दिक बहाना है कि तकसीम के जिम्मेदार मुसलमान हैं। ये ठीकरा मुसलमानों के सिर पे फोड़ दिया गया जबरदस्ती, जबकि आप तारीखी हक़ाइक़ उठा के देखें। हिंदुत्व पे पहली किताब किसने लिखी थी? चंद्रनाथ बासु ने लिखी थी 1870 के आसपास में। हिंदुत्व के नाम हिंदुत्व रा प्राकृतिक इतिहास बंगाली में लिखी गई, उसके बाद 1923 में उसको रिपीट किया गया हिंदुत्व की किताब को। मुसलमानों ने ऐसी कौन सी किताब लिखी है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस मुल्क के सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड में गीता का तर्जुमा, पुराणों का तर्जुमा, वेदों का तर्जुमा उर्दू ज़बान में, फारसी ज़बान में सब मुसलमानों ने किया। इस देश के 10 शर्की के दौर में, संभल में हुआ, सबने किया। और इस देश में गाए जाने वाले सबसे ज़्यादा 10 मोस्ट पॉपुलर भजन मुसलमानों ने लिखे हैं, मुसलमानों ने गाए हैं, मुसलमानों ने म्यूजिक किया। पुरानी दिल्ली है, आप यहाँ 300 साल 350 साल की आबादी है। आरएसएस और बीजेपी के लोग इल्जाम लगाते हैं कि जहां मुस्लिम अक्सरियत इतना है, बड़ा प्रोपेगेंडा, जहां मुस्लिम अक्सरियत है वहां पर हिंदू रह नहीं सकता। लेकिन एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट्स इस इलाके में मौजूद है, चाहे वो चांदी चौक हो, खारी बावली हो, या दरीबा हो, या उधर सदर बाजार हो। एशिया की सबसे बड़ी होलसेल की मार्केट यहाँ है, और सब हिंदुओं की दुकानें हैं, और आबादी सारी मुसलमानों की है। आज भी इसी जामा मस्जिद में चले जाइए, हिंदू बनियों की ग्रोसरी की शॉप से चौड़े होकर कारोबार करते, कभी किसी की तेवरी पे बल डाल के मुसलमान ने उनसे बात नहीं की। आज तक उन्होंने अपने घर बदले, अपनी दुकानें नहीं बदली। तो ये बात लोगों तक पहुंच क्यों नहीं पा रही? सवाल तो ये है खलील साहब, ये जो भरोसा है सोसाइटी से सोसाइटी का, इन बिटवीन सोसाइटी और सोसाइटी से हुकूमत के बीच का, ये भरोसा कैसे बनेगा? ये कैसे मुसलमान अपनी खोई हुई साख को हासिल करेगा? देखिए, मैं उल्टा होकर लटक जाऊं एज ए मुस्लिम तो ये मेरी साख बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि ये बात पॉलिटिकल पार्टी को सूट नहीं करती। पॉलिटिकल पार्टी को सूट करती है कि मुझे बुरा भला कहो, मेरे खिलाफ कहो, ऐसे काम करो जिससे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वोट कंसोलिडेट हो, वो उनको सूट करता है। आपने 3 सवाल अभी यहाँ लिए। मतलब जो लोकतंत्र में जो वोटिंग का पैटर्न है, जो तरीका कार है, वो जब तक ये रहेगा तब तक यही फार्मूला काम फार्मूला रहेगा। देखिए, मैं दिल्ली वाला आदमी, तो आपने अभी सवाल किया कि भाई साहब ने कि भाई दिल्ली की इतनी हालत ख़राब क्यों है। जो हमारे आपने अभी गिनवाई एमएलए जीते हैं, वो एमएलए जीते हैं, इससे पहले भी 30-35 साल से यही लोग हैं। पहले हारून यूसुफ जीतते थे, उसके बाद इमरान हुसैन जीतने लगे, पहले शोएब इकबाल जीतते थे, अब उनके बेटे जीत गए। जिम्मेदार कौन है? 3/4 दिल्ली तो इन्हीं के हिस्से में है। पुरानी दिल्ली मास्टर प्लान जब बनता है, ये सब खामोश बैठे रहते हैं। चूँकि अब शो ख़त्म करने का वक्त भी हो रहा है, ये ज़रा बताइए कि 2025 के दिल्ली चुनाव के बाद मुसलमानों की सियासत अब किस रुख पे जाएगी, कैसे आगे बढ़ेगी? वो अपनी हिस्सेदारी आगे बढ़ाने के लिए क्या करेगा, कैसे क्या करना चाहिए उसे? देखिए, मुसलमान एक सेकुलर पार्टी को देख रहा है,
जो सेकुलर हो, जो हमारे जाती मामला। लेकिन जो सेकुलर हैं वो भी अपने मंचों से मुसलमानों को दूर रख रहे हैं, ये भी इल्ज़ाम है। देखिए, ये आप इस बात को इस तरीके से समझिए कि जिस तरीके से मुसलमान जैसे ही उसके मंच पे खड़ा होता है उसका वो दूसरा आधा वो टूटता है, क्योंकि लोगों के अंदर कम्युनलिज्म भर चुका है। हमारे यहाँ जो है रामायण महाभारत ये किताब है, ठीक है, वो हिंदुओं की है। कुरान मेरा है, होली बाइबल ईसाइयों की है। ये इस तरीके से सब मज़ाहिब की अलग अलग है, लेकिन एक हमारी सांझी किताब है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान। ये हमारी सांझी किताब है, बिल्कुल हम उस पे चलने वाले लोग हैं, जैसे हमारी हम सांझी कम्युनल विरासत नहीं है। बिल्कुल सांझी विरासत है। आपने गंगा जमनी तहजीब सुना होगा, गंगा जमनी पता भी है क्या है? गंगा जमनी, गंगा भी हिंदू है, जमुना भी हिंदू है। अब क्या गंगा जमनी है? गंगा जमनी ऐसी है जो अभी कुंभ चल रहा है ना, गंगा जमुना दोनों जाके मिलती है, फिर अपने अपने रास्ते चल देती है। इसको गंगा जमनी तहजीब। सबके मजहब अपने अपने होंगे और सब जो हैं एक साथ है, लेकिन अब वो साथ मिलेंगे और अपने अपने रास्ते चलते रहेंगे। ये गंगा जमनी तहजीब। ये गंगा जमनी तहजीब नहीं है, ये दीवार मेरी है तो उसके बाहर मुसलमान नहीं जाएगा, उसके बाहर हिंदू नहीं जाएगा। हिंदुस्तान सेकुलर लोगों का मुल्क है। इन लोगों को हम ये कहते हैं कि मुसलमान लीडर हैं, मसला है क्या? जो लोग जीते, जैसे जिन लोगों का नाम लिया गया, तो ये सब लोग अपनी अपनी पार्टी के लोग हैं। ये लीडर नहीं है, ये फॉलोअर हैं। मतलब अच्छा, यानी मोहम्मद आले मोहम्मद इकबाल, इमरान हुसैन और अमानतुल्लाह खान, ये सब केजरीवाल के फॉलोअर हैं, फॉलोअर हैं। लीडर वो हैं। इन सबको डर ये रहता है, हम कहते हैं हमारे लीडर हैं, हाँ। टिकट उनके हाथ में होता है, वो अच्छा। टिकट देते हैं। अच्छा। इन लोगों को डर ये रहता है कि कहीं हमारा लेकिन टिकट कम से कम ये वाली सीट जो है इसकी तारीख तो ये कहती है कि शोएब इकबाल जिस भी सिंबल के साथ खड़े हो गए वो, देखिए वो एक आदमी का पर्सनल मामला होता है कि जो एक तरीका होता है कि तो वो जहाँ पर लीडर थे उनका- कि नहीं थे? लीडर है कि नहीं है? देखिए क्या चीज़, लेकिन लीडर हैं, लेकिन वजह क्या है? वो इन लोगों ने मजबूरी है कि तो इन्हें तय है कि हमेशा किसी न किसी पार्टी से खड़े होंगे। आजम खां अगर अपने आप लीडर होते तो उनका हशर ये नहीं होता, इसलिए कि वो फॉलोअर हैं उसके मुलायम सिंह यादव, उसके अखिलेश यादव के। बाद में अखिलेश के हो गए। अब आप ये देखिए, मायावती का मैंने मिसाल दी आपको कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना ली, नतीजा क्या हुआ? 4 दफा चीफ मिनिस्टर रहेंगे वो, और आज उनका कोई और वोट नहीं थे। जब तक हमारी कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी उस वक्त तक हम ना तो बार्गेन कर पाएंगे किसी से, हम फॉलोवर रहेंगे, लीडर कौन रोक रहा है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने से? सुनिए वजह बताऊं क्या, इतना बड़ा प्रोपेगेंडा था। अब मुसलमानों को जिसे कहते हैं बिल्कुल पता चल गया है। पहली मरतबा जब हम लोगों ने मुस्लिम लीग बनाई थी नौजवानी में, तो लोग यहाँ जलसा नहीं होने देते थे और बहुत खिलाफ थे, लेकिन चल गई थी। वो एक अलहदा बात है कि बाद में हसद वगैरह हो जाता है लोगों को, तो मैं छोड़ के फिर चला गया एकेडमिक्स में, प्रोफेसर हो गया, वाइस चांसलर हो गया, वगैरह वगैरह। आज मुसलमान ये चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव को मजबूरन वोट दे रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि वो हमारे फायदे की बात नहीं करते। क्या कहते हैं? आपदा। इन्होंने आपदा कहा, वो क्या कहते हैं? पीडीए, मतलब अल्पसंख्यक कहते हैं, मुसलमान लफ्ज नहीं कहते, अल्पसंख्यक। लीडर हम रहेंगे। अब एक काम और नहीं कहना चाहता, अब एक साहब और खड़े हो गए, ये गवर्नमेंट कहती है खूब गाली बको पुलिस को और खूब बकवास करो ताकि वोट स्प्लिट हो। ठीक है रहमानी साहब, दिल्ली चुनाव के बाद अब जो भी तस्वीर है, 70 में 4 मुस्लिम विधायक जो हैं विधानसभा पहुंच रहे, कितनी आवाज़ उठाएंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुसलमान भी हुकूमत के करीब जाना चाहता है, मुसलमान भी चाहता है कि उसके ख़िलाफ़ अगर कहीं कुछ हो रही है गलत बातें तो हुकूमत उसका संज्ञान ले और उन सारी चीज़ों को ख़त्म करे। ये जो गैप है ये कैसे ख़त्म होगा, इसके लिए क्या किया जाए, क्या कर रहे हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। देखिए अभी आपने फरमाया था कि अक़लियतों को हुकूमत के करीब होना चाहिए, और अक़लियतें हुकूमत के करीब थी। बीजेपी की मौजूदा सरकार जो अभी 11-12 साल से, बल्कि बीजेपी की भी कहना नहीं चाहिए, मैं नहीं मानता कि ये एक्चुअली बीजेपी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है। इंडिविजुअली मोदी जी की सरकार के बाद ये गैप बढ़ा है। मोदी जी भी तो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो, एक हाथ में लैपटॉप हो। दे ना, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से कुछ होता नहीं है, ये लफाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। काम करके बताएं तो काम होता है। मुसलमान अक़लियत के हैसियत से हुकूमत के करीब रहे हैं, इनसे पहले की बीजेपी सरकार से भी, कांग्रेस, जनता दल, जनता पार्टी सब सरकारों से करीब रहे। ये करीब आने नहीं देना चाहते। इसमें एक बड़ा नुकसान हमारी जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं उसने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सेकुलर पॉलिटिकल नाम निहाद सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज के दामे फरेब में हमेशा रही है, और वो दावे फरेब अभी तक, अब मुसलमान समझने लगे हैं कि ये जो सेकुलर, ये जो मिली ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर चंदाखोर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन से मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया। शुरू में जैसे आए इन्होंने कहा हम मोदी जी से नहीं मिलेंगे,
तो ये जो बहुत अगला अलग चुनाव था। जहाँ कहीं भी होने जा रहा है वहाँ मुसलमान किस तरीके से वोट करेंगे? मुसलमान अब आप देखिए इस वक्त बिहार में- का होना है बहुत अभी बिहार में बहुत फर्क आएगा। आप देखिए मैंने पहले भी इसी इलेक्शन, दिल्ली इलेक्शन से पहले भी कहा था कि मुस्लिम वोट मुख्तलिफ पार्टियों को जाएगा, और बशीर साहब सही कह रहे हैं, नेगेटिव वोट है मुसलमानों का सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉजिटिव वोट नहीं है। चाहे वो अखिलेश को हो या मायावती को हो या कांग्रेस को हो या मजबूरी में दे या रहे हैं। ममता बनर्जी ठीक को, है। सब मजबूरी का वोट है ठीक है। सेकुलरिज्म के नाम पे। क्या अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं है। मुसलमानों के पास जो है ना वो ऑप्शन महदूद हैं। मुसलमानों देश के पास ऑप्शन है, समाज के पास और पॉलिटिकल पार्टियों के पास ऑप्शन है। ये जो वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक बनाने के लिए जो हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं, संपत्ति का इस्तेमाल होता है, बाहुबल का इस्तेमाल होता है, ये इस लानत से, वोट बैंक की लानत से और वोट बैंक बनाने के लिए जो धन बल इस्तेमाल होता है, इस लानत से अगर देश निकल जाए तो देश तरक्की करेगा, वरना और हालात ख़राब होते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब, रहमानी साहब, खलील साहब और बसीर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिल्ली का मुसलमान भी हुकूमत के करीब रहना चाहता है, दिल्ली का मुसलमान भी चाहता है कि उसके इलाके का भी विकास हो, तरक्की हो, लेकिन उसकी ज़ुबान पर एक बात रहती है, चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया।